जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज होता है, इसको पढ़ने के बाद से संविधान का जो प्रारूप है, इसकी पूरी पिक्चर जो है समझ में आ जाती है। तो आज हम प्रस्तावना को देखेंगे और इसके कुछ शब्दों को देखेंगे, जैसे संप्रभु, समाजवादी, तंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इनके अपने अपने जो है अलग अलग महत्व हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया। जो आइडिया था ये अमेरिका से लिया गया है, बाकी इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पाल्कीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। ठीक है, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। ठीक है, वर्तमान में स्वरूप कैसा है प्रस्तावना का? हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों की बात करें। संविधान के अधिकार का स्रोत ये कहती है कि प्रस्तावना भारत के लोगों से ही बनी है। ठीक है, शक्तियाँ जो है अधिकृत करती है। ठीक है, संविधान के प्रगति की बात करें, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्यों की बात करें, इसके अनुसार न्याय, सबको समान न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है, इसकी लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। कुछ प्रमुख शब्द हैं, इसको देखते हैं। प्रस्तावना में कुछ प्रमुख शब्दों का उल्लेख किया गया है। यह शब्द हैं जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। ठीक है, देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता मतलब अपनी मर्जी का मालिक। ठीक है, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, इसके निर्णय हम खुद लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, उनका बेटा जब तक वो छोटा है, जब वो बोलेंगे कोई काम करने के तो उनका लड़का तब तक करेगा जब तक वो समझदार नहीं हो जाता। लेकिन जब वो समझदार हो गया, अपने जो डिसीजन है खुद लेने लग गया, तो अपने पिता की बात वो मानने के लिए राजी भी हो सकता और नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से संप्रभुता का मतलब होता है। ठीक है, देखते हैं। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने मामले आंतरिक तथा बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में, यूएनओ में, ठीक है, सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। हम जब चाहें तब अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी। जो हमारा समाजवाद है, ये मार्क्सवादी और गांधीवादी दोनों का मिला जुला स्वरूप है। वह ये कि जो पूर्व सोवियत संघ था, रसिया, जितनी शक्तियाँ थी वो सब
राज्य के अंडर में ही आती थी। तो ये समस्या हो जाती थी कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, 3 बच्चे हैं जो पढ़ने में एक बहुत तेज़ है, ब्रिलियंट है, दूसरा है जो मध्यम वर्ग का है, तीसरा है जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, समान व्यवहार किया जाता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि अपनी योग्यता के तौर पर जो सबसे पढ़ने में तेज़ होगा लड़का, उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, वो लड़का टॉप भी करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा समाजवाद नहीं अपनाया। और हमारे यहाँ कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट अस्पताल भी हैं जहाँ महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। और कुछ सरकारी अस्पताल हैं जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहाँ जाके इलाज करवाते हैं, दवा का पैसा भी वहाँ नहीं लगता, ठीक है। तो हम लोग ऐसे समाजवाद की बात करते हैं जहाँ सबका भला हो, ठीक है। देखते हैं, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है, ठीक है, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, ठीक है। हालांकि गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। नेक्स्ट देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड में ले जाना चाहेंगे आप लोग को। पुनर्जागरण के पहले की बात है। ब्रिटेन में क्या होता था कि जो चर्च वहाँ के पादरी जो होते थे वो लोग डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा, हस्तक्षेप ज़्यादा करते थे, ये खुद डिसाइड करते थे। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो इसके बाद से सबके काम दोनों बांट दिए गए। जो चर्च होता था इनको सिर्फ धर्म का काम दे दिया गया, बाकी जो राज्य है इनको कानून बनाने का। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ राज्य से और धर्म से मतलब नहीं है ब्रिटेन में, लेकिन हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ इसलिए है कि हम लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, ठीक है, किसी भी प्रजाति से, किसी भी जाति से हो, ठीक है, चाहे वो जनजाति भी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन राज्य इसमें हस्तक्षेप करेगा। ये क्यों करेगा? जैसे मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, ठीक है, हम हिंदू हैं, ये सामने कोई सिख है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है, हम अपना धर्म मानने के लिए तो हैं, बाध्य हैं, कहीं दंगा हो जाता है, कहीं पे हिंसा भड़क जाती है, तो गवर्नमेंट वहाँ आएगी समझाने के लिए, गवर्नमेंट वहाँ समझाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ भेदभाव नहीं करेगी किसी के साथ। आप भारत सरकार ये कहती है कि भैया आप मुस्लिम हो तो हिंदू बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू हो तो मुस्लिम बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे किसी की स्वतंत्रता की जो है अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से धर्म मनाइए, इसमें हम रोक टोक नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं इसमें। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। अब देखते हैं लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक
राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर कोई पूछे भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो आप लोग बताइएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने मेंबर, चाहे वो यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, इनको चुनकर भेजते हैं, तो जाके पार्लियामेंट में, संसद में या विधानसभा में हमारे चुने गए जो नेता होते हैं जाके वहाँ पे कानून और नियम बनाते हैं, तय करते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है कि वहाँ राइट टू रिकॉल का सिस्टम है। वहाँ की जनता प्रत्यक्ष चुनती है। अगर उनको उनका नेता पसंद नहीं है तो राइट टू रिकॉल सिस्टम है, उनको वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 प्रमुख औजार हैं, जैसे परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। ठीक है, तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं। ठीक है, इसलिए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, जैसे भारत का। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी और सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव है, समय समय पर चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक कुछ जो है इसके लक्षण हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे राजशाही और गणतंत्र। राजशाही का मतलब होता है कि राजा, जैसे ब्रिटेन, ठीक है, जो राजतंत्रात्मक है, कि उसी परिवार से ही लोग राजा बनेंगे। ठीक है, वो राजतंत्रात्मक हो जाता है। और गणतंत्र जहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख, आमतौर पर राजा या रानी, उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसको हम जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे। ठीक है, गणतंत्र के अर्थ में 2 बातें और शामिल है। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ठीक है, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों को विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, जैसे सामाजिक व्यवस्था के थ्रू अभी 2019 में EWS के थ्रू इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन थे, इनको आरक्षण दिया गया। ठीक है, और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, ये जब हम आरक्षण पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला स्वरूप है, अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तथ्यों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विश्वास के लिए अवसर प्रदान करना।
प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा जो है खटखटाया जा सकता है। जैसे 226 अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी कि आप गाड़ी अगर आपको मिल गई है तो इतना तेज़ चलिए कि उसकी किसी स्वतंत्रता का हनन हो। या फिर कहीं मेले में जाइए, मूर्ति विसर्जन होता है तो देखिए साउंड का जो वॉल्यूम रहता है, शादी में जाइए तो वहाँ साउंड का वॉल्यूम इतना बढ़ा देंगे कि दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो ये भी नहीं करना है आपको। ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। ठीक है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1989 और 1789 और 1799 ईसा पूर्व से लिया गया है। ठीक है। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। ठीक है। जैसे मौलिक अधिकारों का निम्न प्रावधान जैसे जो समता के लिए दिए गए हैं: विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ठीक है। और 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यहीं पर 16 में ये बात कही गई है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता नौकरियों में जो है वो सबके लिए जो समानता है एक समान होगी। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत है, इसका अंत बताया गया है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत, ठीक है, ये 18 में कहा गया है। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 25 तथा दूसरा है लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान, ये अनुच्छेद 326 में। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39 कहता है महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 का भी कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अखंडता मतलब होता है एक, उस खंडित नहीं होगा, एक अखंड है। ठीक है। जैसे भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन कई उपबोलियाँ भी हैं। ठीक है। ठीक है। तो इतनी विविधता होने के बाद भी भारत में लोग जो एक हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश जो है 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर इसको पहला राज्य बना दिया गया था, लेकिन भारत में इतनी ज़्यादा विविधता होने के बाद भी, जैसे भौगोलिक विविधता है, भाषाई विविधता है, लोग कहते हैं ना कि कोस कोस पे पानी बदले और चार कोस पे बाड़ी। आप कहीं जाइए, 15-20 किलोमीटर जाइए, देखिए वहाँ पर भाषाएं जो है चेंज हो जाती है। ठीक है। अब फिर भी इसके बाद भी हम लोग एक हैं। और भारत के जो राज्य हैं, राज्य वो जो है अलग नहीं हो सकते, सेंट्रल से वो अलग नहीं हो सकते। अगर राज्य जो है संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं तो या तो उस राज्य पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है या तो सेंट्रल अपने अंडर में सीधा ले लेती है उसको। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य
के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के कुछ प्रावधान पर बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वो महिला के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है। देश की एकता और अखंडता पद पर राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। इसमें भारतीय संघ की बदली न जाने सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण भी शामिल होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं तक करते हैं दोस्तों। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।